फू फैमिली का हेड फन चांग गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी सूची चुपके से उसके कमरे में आती है। वो रुककर उसे देखती है और सोचती है कि यही आदमी पिछले 2 साल से उसका पति है। हिम्मत जुटाकर वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। हरकत से उसकी नींद खुल जाती है और वो तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर पूछता है, तुम कौन हो? शांत आवाज में वो कहती है कि वो उसकी पत्नी है और उसे किस कर देती है। किस खत्म होते ही वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और माहौल तेजी से गर्म हो जाता है। अगली सुबह नानचांग अकेले जागता है। पिछली रात की बस एक लाल निशानी चादर पर रह जाती है। गुस्सा उसके अंदर भड़क उठता है क्योंकि रहस्यमयी लड़की बिना कुछ बताए गायब हो चुकी होती है। तभी कपड़े पहनते वक्त उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और बताता है कि उस लड़की की पहचान हो गई है। ये सुनकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो सू ही है। सू फैमिली की बेटी और वही लड़की जिससे उसकी दादी ने 2 साल पहले उसकी शादी तय की थी। बिना समय गवाए वो तुरंत मैनर लौटने का फैसला करता है। मैनर में सूही सूसी से पूछताछ कर रही होती है और उससे पूछती है कि उसके पति के साथ रात बिताने का एहसास कैसा था। उसकी नजर सूसी की गर्दन पर बने हिक्की पर टिक जाती है और जलन से उसका दिल भर उठता है। वो सोचती है कि ये निशान उसके होने चाहिए थे और मन ही मन इस बात पर झुंझलाती है कि वो अब वर्जिन नहीं है। सूची गुस्से में आकर कहती है कि अब जब उसने काम पूरा कर दिया है तो उसकी दादी को छोड़ दिया जाए। लेकिन सूही अभी भी उसे कंट्रोल करना चाहती है। वो धमकी देती है कि अगर उसने उस रात के बारे में किसी को बताया तो उसकी दादी की जान चली जाएगी। अब जब नानचांग फू फैमिली का हेड बन चुका है, सूही ऐलान करती है कि सूची की जगह अब खत्म हो चुकी है और अब वो खुद मिसेस फू बनेगी। 2 साल पहले उसने नानचांग को नाजायज बेटा समझकर सूची को अपनी जगह शादी के लिए भेज दिया था। लेकिन अब जब वो ताकतवर बन गया है तो वो सब कुछ वापस चाहती है। सूही तिरस्कार से सूची के चेहरे के निशान को छूती है और उसकी शक्ल का मजाक उड़ाते हुए खुद को उससे बेहतर समझती है। तभी एक मेड दौड़ते हुए आती है और बताती है कि यंग मास्टर वापस आ गए हैं। नानचांग कमरे में प्रवेश करता है और सूही मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और शरारती अंदाज में कहती है कि पिछली रात होटल में वो बहुत रफ था। अचानक वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और ठंडी नजरों से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका फायदा उठाने की। उसकी आंखों में डर झलकने लगता है और वो घबराकर कहती है कि ये सब उसकी दादी की योजना थी। उन्होंने ही उन्हें करीब आने के लिए मजबूर किया और यहां तक कि उसे दवा भी दी। वो खुद को भी इस खेल की शिकार बताने लगती है। दूसरी तरफ सूची ये सब देख रही होती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो जानती है कि नानचांग एक बेरहम और सख्त इंसान है जो झूठ और धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसे सच पता चल गया कि होटल के कमरे में वही थी तो पता नहीं क्या होगा। डर के मारे वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी नानचांग की ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है और वो उसे रुकने का आदेश देता है। उसका दिल जैसे रुक जाता है और वो धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखती है। जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, पहचान की चमक उसकी आंखों में दिखाई देती है। वही होटल वाली लड़की उसके सामने खड़ी होती है। नानचांग की नजरें उस पर टिक जाती हैं और सूची को महसूस होता है जैसे उसकी गर्दन के निशान जल रहे हों। तभी सूही जल्दी से बीच में आ जाती है और आत्मविश्वास से कहती है कि वो गलत समझ रहा है। सूची वो लड़की नहीं है, वो तो बस एक नई नौकरानी है। नानचंग धीरे से मेड शब्द दोहराता है और उसकी तेज नजरें सूती पर टिक जाती हैं। सूती तुरंत बात संभालते हुए उसका साथ देती है। वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती और बार बार दोहराती है कि वो सिर्फ एक नौकरानी है। वो पूछता है कि फिर वो भाग क्यों रही थी। सूती जल्दी से जवाब देती है कि वो भाग नहीं रही थी, बस किचन की तरफ जा रही थी। उसका शांत व्यवहार काम कर जाता है और नानचंग खुद पर शक करने लगता है। उसे लगता है शायद वो गलत समझ बैठा था। उसे यकीन हो जाता है कि होटल वाले कमरे में जो लड़की थी वो सू ही थी, कोई नौकरानी नहीं। वो सूती को जाने देता है और ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही सूही किचन में सूती को घेर लेती है और उसे चेतावनी देती है कि वो नानचंग से दूर रहे। सूती शांत रहते हुए कहती है कि वो कभी भी यहां से चली जाएगी, लेकिन तभी जब सूही अपना वादा निभाए और उसकी दादी को आजाद कर दे। सूही गुस्से में चिल्ला उठती है और कहती है कि सूची का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, खासकर अब जब उसने नानचंग के सामने खुद को नौकरानी बताया है। अगर वो अचानक गायब हो गई तो शक होगा, इसलिए अभी के लिए वो यहीं नौकरानी बनकर रहेगी। सूची बिना डरे कहती है कि सूही को छोटी धमकियों में समय बर्बाद करने के बजाय
मिसेस फू की अपनी जगह मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सूही का गुस्सा भड़क उठता है। वो सूती की नीली चमकती आंखों को घूरती है और कड़वाहट से सोचती है कि इतनी बदसूरत लड़की की आंखें इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हैं। उसे यह भी अजीब लगता है कि सूती का चेहरा उस चेहरे से मिलता जुलता क्यों है जिसे पाने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया था। उसे अपने प्लास्टिक सर्जन की बात याद आती है जिसने कहा था कि यह चेहरा इंपीरियल सिटी की एक बेहद खूबसूरत औरत से प्रेरित है। वो सूची को बदसूरत कहकर अपना काम देखने को कहती है और जाते जाते हेडमेड को आदेश देती है कि सूची को सबसे छोटा और गंदा कमरा दिया जाए और उससे सबसे मुश्किल और गंदे काम करवाए जाएं। अपने छोटे अंधेरे कमरे में सूची आईने में खुद को देखती है। वो जानती है कि फू मैनर में रहना मतलब फिर से नानचंग का सामना करना, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि उसकी दादी की जिंदगी उसी पर टिकी है। उसे थोड़ी राहत मिलती है ये सोचकर कि नानचंग अभी उसका असली चेहरा नहीं जानता। सूची अपने अतीत को याद करती है। वो असल में सू फैमिली की असली बेटी है, लेकिन जन्म के समय हुई गलती की वजह से वो गांव में पली बड़ी। अपने असली माता पिता से दूर जब सू फैमिली ने आखिरकार उसे ढूंढा, तब भी उन्होंने उसे अपनाया नहीं। उसके चेहरे के निशान और गांव की परवरिश उन्हें शर्मनाक लगी। इसलिए उसे एक पुराने भूले हुए कमरे में धकेल दिया गया और अजनबी की तरह रखा गया। परिवार की लाडली दूसरी बेटी सूशु उसे सताने में खुशी महसूस करती थी और उसकी जिंदगी नरक बना देती थी। जब सूची बड़ी हुई तो उसे लगा अब वो इस दुख भरी जिंदगी से निकल पाएगी, लेकिन जैसे ही वो सू फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी, तभी सू और फू परिवार की शादी की बात सामने आई। उस समय फन चेंग को नाजायज बेटा माना जाता था और सूशु उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने सूची की दादी को अगवा कर लिया और सूची को अपनी जगह शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब सूची कसम खाती है कि वो अपनी दादी को हर हाल में बचाएगी। अगली सुबह नानचंग बिस्तर पर लेटा होता है। चादरों में एक हल्की मगर जानी पहचानी खुशबू बाकी होती है। वही खुशबू जो उस औरत से जुड़ी थी जिसके साथ उसने रात बिताई थी। वही औरत जिसने सालों की अनिद्रा के बाद उसे सुकून भरी नींद दी थी। वो सोचता है, क्या सच में उसकी खुशबू की वजह से उसे नींद आई? और सच जानने का फैसला करता है। नीचे जाते ही वो सूची को काम में व्यस्त देखता है। बिना सोचे वो पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे वो चौंक जाती है। वो उसे सुशी कहकर बुलाता है और पूछता है कि उसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है और वो कौन सा परफ्यूम लगाती है। सूची घबराकर सिर हिलाती है और कहती है कि वो मैडम नहीं है। उसे दूर धकेलने की जल्दी में उसकी उंगली गुलाब के कांटे से कट जाती है। नानचंग मन ही मन सोचता है कि ये दूसरी बार है जब उसने उसे अपनी पत्नी समझने की गलती की है। वो जल्दी से उसे दूर धकेल देती है और घबराई आवाज में कहती है कि मैडम पास में ही है नानचांग। आंखें सिकोड़कर उसे देखता रहता है और सोचता है कि वो हमेशा उसके सामने इतनी डरी हुई क्यों रहती है। वो पूछता है उसे कहाँ चोट लगी है। वो उसकी आंखों में देखती है। उसके गाल हल्के गुलाबी हो जाते हैं और वो धीरे से कहती है कि वो ठीक है और उसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद देती है। तभी अचानक सूजी गुस्से से भरी आवाज में वहां आती है और जोर से सुई का नाम चिल्लाती है। वो तुरंत सुई को किचन जाने का आदेश देती है और अगले ही पल मुस्कुराते हुए नानचांग की तरफ मुड़कर कहती है कि उन्हें साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहिए। किचन में पहुंचकर सुई गहरी सांस लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसे याद आता है कि नानचांग उसे पहचान ही लेने वाला था और वो मन ही मन दुआ करती है कि वो किसी की नजर में ना आए। उसका बस एक ही मकसद है, अपनी दादी को बचाना, बिना किसी परेशानी के। तभी हेडमेट उसकी सोच तोड़ते हुए उसे आदेश देती है कि वो नाश्ते में दूध सर्व करे। सूजी चुपचाप ट्रे उठाकर डाइनिंग रूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो पास पहुंचती है, वो सुन लेती है कि सूही नानचांग से बात कर रही है, जो आराम से अखबार पढ़ रहा होता है। सूई हंसते हुए सूजी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो गांव में पली बड़ी है और उसके बदसूरत चेहरे की वजह से लोग उससे दूर रहते हैं, लेकिन वो इतनी दयालु है कि उसे नौकरानी बनाकर रख लिया है। सूजी चुपचाप नानचांग की तरफ देखती है और सोचती है कि अच्छा हुआ उसे उसे सूगे समझने की बात की कोई परवाह नहीं है। उस दोपहर बाद सूजी अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होती है और मैनर वापस जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रही होती है, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिलती। तभी उसके सामने एक चमचमाती प्राइवेट कार आकर रुकती है।
कार की खिड़की नीचे होती है और अंदर से फुयू दिखाई देता है, उसका क्लासमेट जो यूनिवर्सिटी का हार्ट थ्रूब और बदनाम बदमाश माना जाता है। वो शरारती मुस्कान के साथ झुककर उसे बदसूरत लड़की कहकर चिढ़ाता है और हंसते हुए पूछता है, क्या उसे कैब नहीं मिल रही? जवाब देने से पहले ही वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है और मजबूरी में वो मान जाती है। सूची उसके बगल में अजीब सी झिझक के साथ बैठती है। वो आराम से उसे अपने अंकल से मिलवाता है जो कार चला रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है, उसका दिल जैसे रुक जाता है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि नानचांग होता है। उसे कुछ भी पता नहीं होता और फुयू हंसते हुए नानचांग से बात करने लगता है। वो खुशी से बताता है कि सूची उसकी क्लासमेट है और दावा करता है कि उसे हमेशा से उस पर क्रश रहा है। सूची कुछ कह पाती उससे पहले ही वो एक कागज निकालता है और कहता है कि आज सूची ने उसे लव लेटर लिखा है। ये सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। साफ पता चलता है कि क्लास में किसी ने मजाक के तौर पर यह किया है। लेकिन फुयू जोर जोर से वो खत पढ़ना शुरू कर देता है और शर्म से सूची का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो नाटकीय अंदाज में उस हिस्से को पढ़ता है जहां वो उससे विनती कर रही होती है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। सूची चुपके से रियर व्यू मिरर में नानचांग की तरफ देखती है, लेकिन उसकी तेज नजरें पहले से ही उस पर टिकी होती हैं। उसका देखने का तरीका उसे उस रात की याद दिला देता है जो उन्होंने साथ बिताई थी, और शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। यूं मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो, बदसूरत लड़की। उसके मन में वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि वो चुप हो जाए, लेकिन उसकी हैरानी की हद तब पार हो जाती है जब यू अचानक ऐलान कर देता है कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी नानचांग अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है और कार झटके से रुक जाती है। उसकी आवाज ठंडी और सख्त हो जाती है जब वो यू को तुरंत कार से उतरने का आदेश देता है। यू हैरान होकर कहता है कि अभी तो उसका रास्ता भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन नानचांग का चेहरा और कठोर हो जाता है और वो ठंडे लहजे में पूछता है, क्या तुम्हारी टांग टूट गई है? उसकी आवाज में ऐसा दबाव होता है कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती। यू मजबूरी में कार से उतर जाता है, लेकिन जाने से पहले सुची की तरफ देखता है। बाकी का सफर पूरी तरह खामोशी में गुजरता है। सूची सीधी बैठी रहती है और डर के मारे नानचांग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करती। जब वे आखिरकार पहुंचते हैं तो नानचांग उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर खींच लेता है। उसकी पकड़ मजबूत होती है, लेकिन दर्द नहीं देती। वो उसे अपनी तरफ घुमाकर करीब झुकता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन आदेश भरी होती है, मेरे भतीजे से दूर रहना। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और बिना जवाब का इंतजार किए वो उसे छोड़कर चला जाता है। सूची वहीं खड़ी रह जाती है, घबराई हुई, उलझन और भावनाओं से भरी। उस रात नानचांग अपने कमरे में जागता हुआ बेचैन पड़ा रहता है। उस परिचित खुशबू के बिना जो पिछली रात उसे सुकून भरी नींद दे गई थी, वो चिढ़ जाता है और फोन उठाकर नीचे कॉल करता है और आदेश देता है कि उसकी पत्नी तुरंत उसके पास भेजी जाए। ये खबर मिलते ही सुशे खुशी से भर उठती है। वो मुस्कुराते हुए सीधे सूची के पास जाती है और घमंड से कहती है कि उसका पति उसे बुला रहा है। वो शान से कहती है कि आज रात वो नानचांग के बिस्तर पर सोएगी और अपनी मिसेस फू होने की हैसियत दिखाती है। सूची शांत और बेरुखी भरे अंदाज में उसे बधाई देती है, जिससे सूची और ज्यादा चिढ़ जाती है। ऊपर जाने से पहले वो सूची को आदेश देती है कि वो उसके नहाने की तैयारी में मदद करे। जब सूची उसकी मदद करती है तो सूची बहुत ज्यादा परफ्यूम छिड़कती है और संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे देखकर पूछती है, क्या उसे जलन हो रही है? और याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक जगह भरने वाली थी। असली मिसेस फू तो वही है। वो हंसते हुए अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन करती है। जब सूची नानचांग के कमरे में पहुंचती है तो वो उसे खुश करने के लिए उत्साहित होती है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है, नानचांग का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत महसूस कर लेता है कि उसकी खुशबू अलग है उस खुशबू से जो बिस्तर पर बाकी थी और जिसे वो भूल नहीं पा रहा। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और सूची का दिल घबराहट से धड़क उठता है। उसे एहसास होता है कि उसका ध्यान कहीं और है। नानचांग आंखें सिकोड़कर सीधे पूछता है, क्या वो उनके बिस्तर से दूर रही है? घबराकर सुची झूठ बोलती है और कहती है कि वो हर रात वहीं थी
और खुशबू बदलने की वजह बताती है कि उसने अभी फूलों से भरा लग्जरी बाथ लिया है। नानचांग का सब्र खत्म होने लगता है और वो उसे दोबारा नहाने का आदेश देता है और चेतावनी देता है कि अपनी असली खुशबू के साथ वापस आए, वरना मिसेस फू की उसकी जगह चली जाएगी। उसकी आवाज सुनकर सुची डर जाती है और जल्दी से कमरे से निकल जाती है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है और उसे शक होने लगता है कि किसी और ने उसके बिस्तर की जगह ले ली है। और अब उसे समझ आने लगता है कि वो कोई और नहीं, सिर्फ एक ही इंसान हो सकती है। सूही गुस्से में तूफान की तरह सूची के छोटे कमरे में घुसती है, जहां सूची अभी अभी नहाकर बाहर आई होती है। सूती उसे देखते ही भौहें सिकोड़ लेती हैं और तुरंत समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है और क्या नानचांग ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। सूही सवाल को नजरअंदाज करते हुए घमंड भरी मुस्कान के साथ कहती है कि आज रात सूची को उसकी जगह नानचांग के बिस्तर पर जाना होगा। सूची तुरंत मना कर देती है, लेकिन सूही पहले से तैयार होती है। वो अपना फोन निकालती है और अस्पताल में पड़ी उसकी दादी का दर्दनाक वीडियो दिखाती है, जहां वो कमजोर आवाज में उसे पुकार रही होती है। ये दृश्य देखकर सूची का दिल टूट जाता है और मजबूरी में वो हामी भर देती है। जाने से पहले सूही उसका हाथ कसकर पकड़ती है और सख्त चेतावनी देती है कि वो नानचांग को खुद को छूने नहीं देगी, उसके साथ कोई नजदीकी नहीं होगी और सुबह 6 बजे से पहले उसे बिस्तर छोड़ देना होगा। सूती चुपचाप से रहलाती है। उसका दिल भारी हो जाता है क्योंकि उसे फिर एक तनाव भरी रात का सामना करना है। जाते जाते सूही उसे याद दिलाती है कि वो अपने चेहरे का निशान छिपा ले, ताकि उसके पति डर न जाएं। सूची अपने कमरे में जाकर सावधानी से वो मेकअप हटाती है जो उसके निशान को छिपाता था। बिना मेकअप के उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन वो जानती है कि उसे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो उसकी दादी खतरे में पड़ जाएगी। वो मन ही मन तय करती है कि उसे जल्द ही पता लगाना होगा कि उसकी दादी कहाँ रखी गई है। उधर नानचांग अपने बिस्तर पर लेटा बेचैन और उलझन में होता है। उसके दिमाग से नौकरानी सूची और वो कथित लव लेटर निकल ही नहीं रहा होता। जब सूची कमरे में आती है तो वो बिस्तर के कोने पर दूर जाकर लेट जाती है, ताकि दूरी बनी रहे। नानचांग ये देखकर पूछता है कि वो इतनी दूर क्यों है और उसे पास आने का आदेश देता है। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके करीब आते ही उसकी खुशबू को महसूस करता है। फिर पूछता है कि वो कौन सा परफ्यूम लगाती है। सूची हिचकिचाते हुए कहती है कि वो कोई परफ्यूम नहीं लगाती। नानचांग उत्सुक होकर पूछता है, क्या ये उसकी प्राकृतिक खुशबू है? जैसे ही वो उसके बालों से खेलता है, सूची और ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से सफाई देने की कोशिश करती है और गलती से उसे मास्टर कह देती है, जैसे वो अपनी नौकरानी वाली पहचान में कहती थी। ये कहते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसे उसकी पत्नी बनकर रहना था, नौकरानी नहीं। नानचांग उसके शब्द दोहराता है और पूछता है, क्या सिर्फ नौकरानी ही उसे ऐसा बुलाती है? घबराकर वो हकलाते हुए कहती है कि वो बस नर्वस है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो उसके साथ रात बिता रही है। वो उसे याद दिलाता है कि जब वो पहली बार उसके होटल रूम में आई थी, तब तो वो काफी हिम्मती थी। ये सुनकर वो और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। नानचांग थोड़ा झुकता है और छेड़ते हुए कहता है कि वो उसे वैसे ही बुलाए जैसे हमेशा बुलाती है। सूची गहरी शर्म से लाल हो जाती है और धीमी फुसफुसाहट में कहती है, हबी। वो लेटी हुई सोचती रहती है कि अगर उसे सच पता चल गया कि वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक नौकरानी है, तो क्या होगा। फिर वो उसे गुड नाइट कहती है, जब वो सोने का सुझाव देता है। अगली सुबह ठीक 6 बजे सूची की आंख खुल जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि अगर देर हुई तो सूशु उसे नहीं छोड़ेगी। नानचांग आधी नींद में पूछता है, वो क्यों उठ गई, और उसे थोड़ा और सोने के लिए रुकने को कहता है। लेकिन सूची जल्दी से बिस्तर से उतर जाती है और कहती है कि उसे जाना होगा, जबकि नानचांग हैरानी से सोचता रह जाता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है और थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक सकती। अपने कमरे में पहुंचते ही सूची जल्दी से अपनी नौकरानी वाली यूनिफॉर्म पहन लेती है। ज्यादा समय नहीं गुजरता कि सूही उसके दरवाजे पर आ जाती है और ताना मारते हुए पूछती है कि उसने उसके पति के साथ 5 मिनट ज्यादा क्यों बिताए। क्या उसका आलिंगन इतना गर्म था कि वो खुद को अलग नहीं कर पाई। सूची खुद को शांत रखते हुए कहती है कि उसे उसके पति के साथ बिताए समय के बारे में सवाल करने का कोई हक नहीं, खासकर जब वो उस पर भरोसा ही नहीं करती। मन ही मन वो कोसती है कि उसे मेकअप पूरा करने का भी समय मुश्किल से मिला।
फिर सूही अचानक पूछती है कि वो कौन सा परफ्यूम लगा रही है और जिद करती है कि वो उसे तुरंत दे दे। सूची थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार बोतल दिखा देती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर नानचांग और सूही दोनों उसके परफ्यूम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उस बोतल का नाम डबल सी होता है, जो लिमिटेड एडिशन है। लेकिन परेशानी ये है कि वो लगभग खत्म हो चुकी है। सूची जानती है कि वो इसके बिना नहीं रह सकती, खासकर जब उसे किसी और बनकर जीना पड़ रहा है। उसे एहसास होता है कि जब तक नया परफ्यूम नहीं मिलेगा, तब तक उसे नानचांग और सुही दोनों से दूर रहना होगा। खाली होती बोतल देखकर सुही गुस्से से पागल हो जाती है और हाथ उठाकर जैसे उसे मारने वाली होती है। वो चिल्लाती है कि इतना महंगा परफ्यूम उस पर बर्बाद हो रहा है। तभी तेजी से सूची उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी पकड़ मजबूत लेकिन शांत होती है और वो ठंडे स्वर में कहती है कि अगर परफ्यूम की इतनी चिंता है तो वो खुद जाकर नई बोतल खरीद ले, क्योंकि ये उस पर बर्बाद नहीं हो रहा। सुही लंबे समय से अपनी मां से उस लग्जरी परफ्यूम के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। सूची के हाथ में बोतल देखकर वो तुरंत मान लेती है कि गांव से आई सूची ने जरूर इसे चुराया होगा। जैसे ही वो आंख के कोने से नानचांग को आते हुए देखती है, वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और नाटक करते हुए सूची पर उसे धक्का देने का आरोप लगा देती है। नानचांग तुरंत गुस्से में सूची पर चिल्लाता है और उसे सूही से माफी मांगने का आदेश देता है। सूची हैरान और परेशान होकर कहती है कि उसने उसे धक्का नहीं दिया और वो सिर्फ नाटक कर रही है। लेकिन सूही लगातार आरोप लगाती रहती है और नानचांग उसे एक मौका देते हुए फिर माफी मांगने को कहता है। नानचांग के व्यवहार से खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए और उसके फैसले से निराश होकर सूची आखिरकार झुकने का फैसला करती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने कभी उससे कोई उम्मीद रखी थी, जबकि वो तो सिर्फ एक जगह भरने वाली है जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं। हल्के धक्के के साथ वो आखिर कह देती है कि इस बार धक्का देने के लिए माफी चाहती हूं और वहां से चली जाती है। अब और ज्यादा दृढ़ होकर सुही नानचांग का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे उस नौकरानी के खिलाफ कुछ करना चाहिए। लेकिन नानचांग झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और ठंडी आवाज में कहता है कि उसके सामने दोबारा ऐसे बचकाने नाटक न करे। सुही तुरंत समझ जाती है कि नानचांग ने सच देख लिया था और सोचने लगती है कि फिर उसने सूची का साथ क्यों दिया। लेकिन वो ज्यादा देर इस पर नहीं सोचती, क्योंकि नानचांग सहज अंदाज में कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि वो पिछली रात उसके प्रदर्शन से खुश था और उसे आज रात अपने कमरे में आने को कहता है। नानचांग के जाते ही सुही जलन से जल उठती है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि सूची ने सिर्फ एक रात में नानचांग का दिल जीत लिया। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उसकी शादी बर्बाद हो जाएगी और वो ऐसा होने नहीं दे सकती। बेचैनी में वो अपनी मां को फोन करती है और तुरंत उस दुर्लभ सीसी परफ्यूम की बोतल लाने की मांग करती है। वो आरोप लगाती है कि सूची उसी परफ्यूम से नानचांग को फंसाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि जल्दी कुछ करना होगा। उसकी मां उसे शांत करते हुए कहती है कि उसने पहले ही किसी को वो परफ्यूम खरीदने भेज दिया है। जहां तक सूती की बात है, उसके माता पिता पहले ही उसकी शादी की योजना बना चुके होते हैं और उन्होंने यंग मास्टर के बेटे से संपर्क किया होता है ताकि सुही के बदले वो दुर्लभ परफ्यूम हासिल कर सकें। थोड़ी देर बाद सूची को लीलॉन का फोन आता है, जो सुही की मां और उसकी असली मां भी होती है। सूची सोचने लगती है कि शायद वो सुबह हुई घटना के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रही है। लीलॉन उसे यूनली ग्रैंड होटल आने को कहती है और बताती है कि वहां उसकी दादी के बारे में बात करनी है। सूती को तुरंत शक होता है और वो समझ जाती है कि माँ बेटी दोनों कुछ साजिश रच रही हैं। इसलिए वो सुही को मैसेज भेजती है कि वो अपना रूम कार्ड भूल गई है और अगर सुही उसे लेकर नहीं आई तो वो अंदर नहीं जा पाएगी। जब सूची होटल पहुंचती है, उसी समय नानचंग भी वहां आता है और उसे अंदर जाते हुए देख लेता है। वो और उसका असिस्टेंट चुपचाप उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो एक कमरे में प्रवेश करती है। कुछ ही पलों बाद एक जवान आदमी भी कमरे में जाता है। नानचंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो आदमी कौन है। असिस्टेंट बताता है कि वो सुनवान है जो अपने अजीब बिस्तर वाली आदतों के लिए बदनाम है और जिसकी दो पत्नियां पहले ही मर चुकी हैं। असिस्टेंट सुझाव देता है कि उन्हें बीच में दखल देना चाहिए, लेकिन नानचंग ये सोचकर कि सूती अपनी मर्जी से अंदर गई है, उसे इंतजार करने को कह देता है।
कमरे के अंदर सूती खुद को इस तरह खड़ा करती है कि उसका वही चेहरा दिखे जिस पर निशान नहीं है। सुनवान उसकी खूबसूरती देखकर चौंक जाता है और मान लेता है कि यही वो तोहफा है जो सू परिवार ने उसके लिए भेजा है। जैसे ही वो उसे छूने बढ़ता है, वो साइड में हट जाती है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है और उसका पूरा चेहरा दिख जाता है। निशान देखते ही सुनवान का चेहरा बदल जाता है। वो उसे बदसूरत कहकर गुस्से में पूछता है, क्या वही लड़की है जिसे सू परिवार ने उसके लिए भेजा है? सूती तुरंत गलतफहमी दूर करती है और कहती है कि बदसूरत तो वही है, जबकि उसकी बहन, जो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है, असल में उसी के लिए तय की गई है। तभी सूही गुस्से में कमरे में घुसती है और सूची को अपमानित करने लगती है। लेकिन कुछ कह पाती उससे पहले ही सुनवान उसकी तरफ झपटता है और उसे चूमने की कोशिश करता है। सूही हैरान होकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि उसे तो सूती से शादी करनी थी। सूची तीखे स्वर में पूछती है, क्या सच में सू परिवार गांव की बदसूरत लड़की की शादी सुनवान से करवाना चाहता है? वो सूही से पूछती है कि वो खुद सुनवान के बारे में क्या सोचती है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। सुनवान सूही की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे बिस्तर पर धक्का दे देता है और कहता है कि सू परिवार उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। सूही पूरी तरह सदमे में होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, जबकि उसकी जगह सूती को होना चाहिए था। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सूची बेपरवाही से मुड़कर चली जाती है और कहती है कि शहर की नंबर 1 खूबसूरती सूशे ही सुनवान के लायक है। कमरे से बाहर निकलते ही सूती का फोन बजता है। फ्यूयू का मैसेज आता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है और उसके बाद लगातार कॉल आने लगते हैं। वो सोचती है कि जब उसने डेटिंग की बात कही थी तो वो मजाक कर रहा होगा, लेकिन अब उसकी बार बार कॉल और परेशान करना उसे चिढ़ाने लगता है। वो कॉल नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो अब चाचा और भतीजे दोनों के झमेले में नहीं फंसना चाहती। चलते चलते अचानक उसकी नजर यू पर पड़ती है और घबराकर वो पास के कमरे में छिपने के लिए दौड़ जाती है। छिपते हुए वो दरवाजे के बाहर यू को अपने अंकल को फोन करते हुए सुनती है और तभी उसे एहसास होता है कि शायद वो गलती से नानचंग के कमरे में आ गई है। वो बाथरूम के धुंधले कांच वाले दरवाजे से एक परछाई की झलक देखती है और घबराहट में तुरंत कंबल के नीचे घुसकर छिप जाती है। नानचांग नहाकर रॉब पहने बाथरूम से बाहर आता है और फ्यूयू से पूछता है कि वो इतना चिल्ला क्यों रहा है। सूची सांस रोके हुए उम्मीद करती है कि वो बिना देखे निकल जाए। जैसे ही फ्यूयू बात करता रहता है, नानचांग का ध्यान कंबल के नीचे किसी की मौजूदगी पर चला जाता है। वो सूची के विनती भरे चेहरे को देखता है। उसकी उंगली होठों पर होती है, जैसे चुप रहने की गुहार लगा रही हो। जब फ्यूयू पूछता है कि क्या उसने सूची को देखा है, तो नानचांग का दिमाग तेजी से चलने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कंबल के नीचे छिपी है। जब फ्यूयू बदसूरत लड़की को ढूंढने की बात करता है, तो नानचांग तुरंत कंबल खींचकर उसका सिर पूरी तरह ढक देता है और कहता है कि उसने उसे नहीं देखा। फ्यूयू बिना सच्चाई जाने उसे ढूंढने बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही नानचांग गुस्से में कंबल हटाता है और पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है। जैसे ही वो उठती है, उसके बाल नानचांग के रॉब के बटन में उलझ जाते हैं और वो फिर से उसकी गोद में गिर जाती है। झुंझलाकर वो पूछता है, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है? सूची घबराहट में बाल सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ गलती से उसके पेट के नीचे छू जाता है। नानचांग तुरंत सख्त आवाज में पूछता है, उसका हाथ कहाँ जा रहा है? शर्म से लाल होकर वो तुरंत हाथ हटा लेती है, माफी मांगती है और उससे बाल छुड़ाने में मदद करने को कहती है। नानचांग उसका चेहरा कसकर पकड़ लेता है और गुस्से से घूरते हुए आरोप लगाता है कि वो उसके भतीजे को फंसा रही है और हद पार कर रही है। वो उसके सुनवान से मिलने से लेकर अब उसके बिस्तर में होने तक सब गिनाने लगता है। लेकिन सूची डरती नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर सीधी नजरों से पूछती है, क्या वो सच में उससे बह गया है? उसकी आवाज स्थिर होती है, लेकिन माहौल तनाव से भरा होता है। नानचांग उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और आंखें सिकोड़ लेता है। सूची डट कर खड़ी रहती है और कहती है कि वो तो गुस्से में दिख रहा है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो उसके जैसी किसी से आकर्षित होगा। ये सुनकर नानचांग और भड़क जाता है। वो उसका गला पकड़कर पूछता है, क्या वो मरना चाहती है?
उसकी पकड़ कसती है और सूची घबराने लगती है। सोचती है कि अब वो इस मुसीबत से जिंदा कैसे निकलेगी। आखिरी कोशिश में वो उसका कॉलर पकड़कर उसे चूम लेती है। उसकी पकड़ तुरंत ढीली पड़ जाती है और वो उसे धक्का देकर अलग हो जाती है। लेकिन वो चुंबन नानचांग को अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। वो उलझन में पड़ जाता है। सोचने लगता है कि क्या वो पागल हो रहा है, क्योंकि उस रात वाली औरत तो सूशे थी। फिर उसे क्यों लग रहा है कि ये नौकरानी वही है। वो ठंडी चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा उसके बिस्तर पर आई तो अगली सुबह नहीं देख पाएगी। फिर वो ताना मारते हुए कहता है कि उसे सिर्फ खूबसूरत औरतें पसंद है और वो उस लायक नहीं है। सूची आंखें घुमाती है और बिना परवाह किए वहां से निकल जाती है। वो बाथरूम में जाकर चेहरा धोती है और मेकअप हटते ही उसका निशान गायब हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि नानचांग जो चाहे मानता रहे, क्योंकि जैसे ही उसकी दादी सुरक्षित हो जाएंगी उसे ये सब दोबारा सहना नहीं पड़ेगा। होटल से बाहर निकलते ही सूची की टक्कर फ्यूयू से हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए पूछता है क्या उसे उससे कुछ चाहिए, और शरारती अंदाज में कहता है कि वो दोनों डेट पर जा रहे हैं। सूची तुरंत उसे रोक देती है और साफ कहती है कि उसने कोई लव लेटर नहीं लिखा, उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही फ्यूयू उसके चेहरे को देख लेता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं होता। फ्यूयू अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी खूबसूरती को देखते हुए छेड़ते हुए पूछता है कि वो इसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है। तभी माहौल अजीब होने ही वाला होता है कि नाच होटल से बाहर आता है पूरी तरह तैयार होकर। यू उत्साहित होकर उसे आवाज देता है ताकि वो सूसी का चेहरा देख सके। घबराई हुई सूसी तुरंत यू के पीछे छिप जाती है और उससे विनती करती है कि वो किसी को कुछ न बताए, खासकर नाच को जो उनकी तरफ आ रहा होता है। जब यू वजह पूछता है तो वो कहती है कि बात बहुत जटिल है, लेकिन उससे चुप रहने की गुहार लगाती है। यू मुस्कुराता है और एक सौदा रखता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तभी जब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाए। सूची बिना सोचे मना कर देती है और कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन नाच को पास आते देख जम सी जाती है। यू फिर भी पीछे नहीं हटता और समझौता देता है कि सिर्फ 1 महीने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, और अगर तब भी उसे वो पसंद ना आए तो वो उसे परेशान करना छोड़ देगा। मजबूरी में सूती अनमने दिल से मान जाती है। जब नाच अपने भतीजे से बात कर रहा होता है तब सूती जल्दी से अपने चेहरे के निशान को फिर से मेकअप से ढक लेती है। नाच ध्यान देकर पूछता है कि उसके चेहरे को क्या हुआ, और यू हमेशा की तरह शरारत करते हुए कह देता है कि वो बस नाच को दिखाना चाहता था कि वो कितनी बदसूरत हो गई है, कल से भी ज्यादा। सूची मेकअप खत्म करके यू के हाथ को हल्के से छूती है इशारा देने के लिए, और वो समझ जाता है। आगे बढ़कर वो अपने अंकल से उसका परिचय कराता है और हंसते हुए कहता है कि उसकी बदसूरत लड़की अब आधिकारिक तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। सूची मनी मन सोचती है कि वो अभी अभी नाच के बिस्तर से बचकर निकली थी और अब उसके भतीजे के साथ एक अजीब रिश्ते में फंस गई है। उसे समझ नहीं आता कि वो बार बार ऐसी मुसीबतों में कैसे फंस जाती है। तभी नाच का असिस्टेंट आकर बताता है कि उसे मीटिंग के लिए जाना है, और नाच बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यू अभी भी उत्साहित होकर मूवी देखने का सुझाव देता है, लेकिन सूची तुरंत मना कर देती है और वहां से चली जाती है। यू थोड़ा उदास सा रह जाता है। कुछ देर बाद उसे उसकी माँ लीलोन का फोन आता है, जो गुस्से में उसे तुरंत घर आने को कहती है। घर पहुंचते ही सूती देखती है कि सुई जोर जोर से रो रही है और उनकी माँ उसे शांत कराने की कोशिश कर रही है। सुई उस पर आरोप लगाती है कि उसने सब जानबूझकर किया है, और गुस्से से भरी लीलोन उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेती है और उसे चालाक और बुरी कहती है। वो कहती है कि सूती ने सुई को सोन कुआन से मिलने के लिए फंसाया, और पूछती है क्या सुई जानती भी है कि सुनून कुआन असल में कौन है। सूती अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है क्या उन्हें खुद नहीं पता था कि सूनुआन कौन है। तभी उनके पिता सू चौंग अंदर आते हैं, जिनके चेहरे पर गंभीर और भारी भाव होते हैं। लीलोन तुरंत पूछती है कि सूनू नान ने क्या कहा, और चौंग रांग बताता है कि सून कुआन पहले ही उनकी कंपनी की तरफ से सीसी परफ्यूम डील के लिए बोली जमा कराने में मदद कर चुका है, और अब वो लोग साझेदारी हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अब क्योंकि सुशी ने उसे नाराज कर दिया है, वो उनके लिए मिडलमैन बनने से साफ मना कर देता है।
खुद को बेचारी दिखाते हुए सूशी सारी गलती सुई पर डाल देती है। चोंगरांग गुस्से से सूसी की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या उसे पता भी है कि सेवान और सीसी परफ्यूम डील परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सूसी बिना प्रभावित हुए जवाब देती है कि पहले उसे नहीं पता था, लेकिन अब सब समझ आ गया है। यानी परिवार उस परफ्यूम डील के लिए अपनी ही बेटी को बेचने तक तैयार है। लीलॉन झुंझलाकर कहती है कि सूती भी सू परिवार का हिस्सा है और उसे परिवार की सफलता में योगदान देना चाहिए। सूती पलटकर कहती है कि वो भी सू परिवार की बेटी है, ठीक वैसे ही जैसे सू शे और सू चेनरू। फिर क्यों सिर्फ उसी से उम्मीद की जा रही है? लीलॉन तुरंत जवाब देती है कि सूशे के नाच से संबंध है और सूचियान कई सालों से फ्रांस में परफ्यूमरी की पढ़ाई कर रही है और हमेशा से परिवार की उम्मीद रही है। सूशी बीच में बोलती है कि परिवार सूती की दादी के इलाज का खर्च उठा रहा है, इसलिए उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि सुनुआन का ध्यान उस पर गया। सूची ताने भरे अंदाज में कहती है कि वो भी योगदान देना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो सिर्फ गांव की अनपढ़ बदसूरत लड़की है जो किसी काम की नहीं लगती। वो कहती है कि सुनुआन उसे पसंद भी नहीं करता, तो वो आखिर किस काम आएगी? इतना कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वो तुरंत किसी को मैसेज भेजती है और आदेश देती है कि सू परिवार की बिड प्रपोजल वापस कर दी जाए। सामने से जवाब आता है, हाँ बॉस। थोड़ी देर बाद चैंगार खबर देता है कि सीसी परफ्यूम की बिड प्रपोजल वापस की जा रही है। लीलॉन घबराकर चोंगरांग से पूछती है, अब क्या किया जाए? वो सुई की तरफ मुड़कर पूछता है कि नान चोंग के साथ उसकी बात कहां तक पहुंची और परिवार का रिश्ता कब सार्वजनिक होगा। सुई धीमी आवाज में कहती है कि अभी चीजें ठीक नहीं चल रही, लेकिन जैसे ही उसे सीसी परफ्यूम डील मिल जाएगी सब ठीक हो जाएगा। चोंगरांग गुस्से में मेज पर हाथ मारता है और चिल्लाता है कि वो इतना आसान काम भी संभाल नहीं पा रही और उन्हें लोगों के आगे मदद के लिए झुकना पड़ रहा है। लीलॉन उसे थोड़ा समय देने की विनती करती है और चोंगरांग चेतावनी के साथ मान जाता है कि सुई इस बार कोई गलती ना करे। वो उसे याद दिलाता है कि नान से उसकी शादी कैसे तय हुई थी और सूशी वादा करती है कि जल्द ही नाच पूरे परिवार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा। 2 साल पहले सूजी ने सुई के कमरे से जेड पेंडेंट चुरा लिया था। फू परिवार ने वो पेंडेंट देखकर शादी का रिश्ता स्वीकार किया था। उस समय फुआन चंग एक नाजायज बेटा माना जाता था, इसलिए सूफी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब वो फू परिवार का मुखिया बन चुका है, तो सुई किसी भी कीमत पर मिसेस फू की जगह पक्की करना चाहती है। इससे पहले कि सच सामने आ जाए, उस रात जब सूची सोने ही वाली होती है, तभी सूफी उसके कमरे में घुसकर कहती है कि आज रात उसे फिर से नाच के साथ बितानी होगी। सूसी हैरानी से पूछती है, क्या नाच कोई बच्चा है जिसे हर रात किसी की जरूरत पड़ती है? सूशी ठंडे स्वर में उसे याद दिलाती है कि उसकी दादी की बीमारी अभी भी उसकी जिम्मेदारी है। मजबूर होकर सूची अपनी बहन की बात मान जाती है। जब सूची उसके पास से गुजरती है तो ताना मारते हुए कहती है कि आज रात वो उसके पति की आरामदायक बाहों में उसके लिए सोएगी। सूशी के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखती है, लेकिन वो खुद को शांत रखती है। उधर नाच नहाकर बाहर आता है और होटल वाली घटना को भूल नहीं पा रहा होता। वो अब भी गुस्से में है कि सूची ने उसके भतीजे को डेट करने की हिम्मत कैसे की, और सोचता है क्या वो फ्यूयू के साथ भी वैसे ही पेश आती है जैसे उसके साथ कमरे में प्रवेश करते ही वो बिस्तर पर किसी को लेटा देखता है और एक पल के लिए समझता है कि शायद सूशु सो रही है। वो उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, लेकिन सूची पूरी तरह जाग रही होती है और चुपचाप उसे देख रही होती है। वो नोटिस करती है कि वो किसी गहरी सोच में खोया है और धीरे से पूछती है, क्या बात है? क्या किसी ने उसे नाराज किया है? शायद वो नौकरानी सुच्ची। नांज तुरंत उसे कहता है कि सुशी का नाम बिल्कुल ना ले और मानता है कि होटल में जो हुआ वो अब भी उसके दिमाग में चल रहा है। वो साफ परेशान दिख रहा होता है और इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन सुशिया धीरे से कहती है कि चलो आज जल्दी सो जाते हैं। नानचोंग तुरंत कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। जब वो पूछती है कि फिर वो क्या करना चाहता है, तो वो शरारती अंदाज में उसके होठों पर उंगली फेरते हुए पूछता है, क्या उसे सच में नहीं पता वो क्या चाहता है? एक पल भी बर्बाद किए बिना वो उसे चूमना शुरू कर देता है। सुई उसे दूर धकेल देती है क्योंकि उसका मन नहीं होता। वो उसके होंठ पर काट लेती है और जोर से धक्का देती है। उसके दिमाग में नांच पर सुई की अजीब और उलझी हुई पकड़ घूम रही होती है। नांच अपने होंठ से खून पोंछते हुए पूछता है, आखिर क्या हुआ?
वो शांत आवाज में कहती है कि वो उसे रिजेक्ट नहीं कर रही, बस उसका पीरियड चल रहा है। वो धीरे से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए पूछता है, क्या दर्द हो रहा है? जब वो ना कहती है तो वो कंधे उचकाकर कहता है कि पीरियड किस करने से नहीं रोकता, और फिर बिना हिचकिचाए दोबारा उसे चूम लेता है। किस खत्म होने पर नानचोंग भौं उठाकर पूछता है, क्या उसने पहले कभी किसी को किस नहीं किया? वो उसे रिलैक्स होने को कहता है और फिर झुककर वादा करता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। कुछ देर बाद वो पीछे हटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि अब सो जाना चाहिए। अगली सुबह जब सूची अपने काम कर रही होती है तब सुई पूछती है, क्या नांच अभी जागा नहीं? सूती आराम से जवाब देती है कि नहीं, और उसने कल रात उसे बता दिया था कि उसका पीरियड चल रहा है। सूगे गुस्से से फट पड़ती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, और आरोप लगाती है कि वो नांच का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। सुशी बिना घबराए पलटकर पूछती है कि फिर वो खुद क्यों एक बेशर्म औरत को अपने पति के साथ सोने दे रही है? ये सुनकर सुई गुस्से से जल उठती है, लेकिन समझ जाती है कि बातों में वो सूसी से नहीं जीत सकती, इसलिए वो नया खेल खेलने का फैसला करती है। वो सूची से कहती है कि 10 मिनट बाद मास्टर बेडरूम में जाकर नाच के गंदे कपड़े उठा ले। सूची उसकी आंखों में चमकती चालाकी देख लेती है और सोचती है, क्या सुई उसे अंधा समझती है? उधर सुई नाच के कमरे में जाती है जहां वो अभी भी सो रहा होता है, और चुपके से उसके बिस्तर में घुस जाती है। जैसे ही वो लेटती है, नाच आंखें खोलकर तेज आवाज में पूछता है, वो क्या कर रही है? सूहे मासूम बनते हुए कहती है कि वो बस उसके साथ सोने आई है। नानचोंग तुरंत उसे जाने को कहता है और मेड जो को चादर बदलने के लिए बुलाता है। साफ कह देता है कि दिन में सुई को उसके बिस्तर पर आने की इजाजत नहीं है। जैसे ही सुई समझती है कि बात उसके खिलाफ जा रही है, वो सूती को कमरे की तरफ आते देखती है और तुरंत नान से लिपट जाती है, जैसे उसने कोई मजेदार बात कही हो। उसी वक्त सूसी अंदर आती है और नांच चिढ़कर तुरंत उस पर चिल्लाता है कि बिना इजाजत कमरे में क्यों आई। सूसी मुड़ जाती है क्योंकि वो और कुछ देखना नहीं चाहती। ये नजारा उसके दिल को चुभ जाता है और उसे लगता है जैसे उसका दिल टूटने वाला है। नांच उलझन में फ्यूयू से पूछता है, उसने सूगे को किसी और समझने की गलती क्यों की? फ्यूयू हकलाने लगता है और जवाब नहीं दे पाता। अजीब तरीके से वो सुई को पकड़कर उसके बालों से उसके चेहरे का निशान छुपा देता है और हैरानी से पूछता है, वो बिल्कुल उसके भतीजे की मंगेतर जैसी क्यों दिखती है? सुई जल्दी से बोल पड़ती है कि सूसी ने उसकी तरह दिखने के लिए सर्जरी करवाई थी और चेहरे का निशान उसी फेल ऑपरेशन का नतीजा है। नांच चंग सूसी की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या यह सच है? वो एक पल के लिए रुकती है, फिर धीरे से हाँ कह देती है। वो फिर पूछता है, क्या वो निशान छुपाकर सुई की जगह लेने की कोशिश कर रही थी? लेकिन सूची शांत आवाज में कहती है कि चाहे वो उसे ढक भी ले, फिर भी वो निशान कभी पूरी तरह छुप नहीं सकता। नांच चिढ़कर वहां से चला जाता है और उसे चेतावनी देता है कि दोबारा उसे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना उसे पछताना पड़ेगा। उसके जाते ही सुई, सूशु और फ्यूयू राहत की लंबी सांस लेते हैं। तभी यू सुई की तरफ मुड़कर नया प्रस्ताव रखता है। वो पूछता है कि वो उसके अंकल के घर मेड बनकर क्यों काम कर रही है, और ऑफर देता है कि अगर वो उसकी पर्सनल मेड बन जाए तो वो उसकी सैलरी दुगनी कर देगा। सुई ताना मारते हुए पूछती है कि वो किसी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली लड़की में कैसे दिलचस्पी ले सकता है, लेकिन फ्यूयू तुरंत जवाब देता है कि उसे तो सुई ही नकली लगती है। फिर वो सुई की तरफ मुड़कर जोर देता है कि उसे उसके साथ चलना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ बोले, नांच फ्यूयू को आवाज लगाता है और कहता है कि उसे उसके साथ कंपनी चलना होगा, क्योंकि वो फाइनेंस और मैनेजमेंट में उसके काम का आकलन करना चाहता है। फ्यूयू पहले मना करता है, लेकिन नान चोंग धमकी देता है कि वो उसके पिता को बता देगा और उसका क्रेडिट कार्ड बंद कर देगा। ये सुनते ही फ्यूयू तुरंत मान जाता है। जाते समय वो सूती से वादा करता है कि बाद में वो उससे मिलेगा। इसी बीच सुची के फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आता है और वो तुरंत समझ जाती है कि वो नांच का है। मैसेज में लिखा होता है कि वो तुरंत फ्यूयू से ब्रेकअप कर ले। वो झुंझलाकर सोचती है कि ये बात उसे नहीं बल्कि अपने भतीजे को कहनी चाहिए, क्योंकि उसका वैसे भी उसके साथ वक्त बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो सुशी की तरफ मुड़कर सख्ती से पूछती है कि उसकी दादी कहाँ है। जब सुशी बताने से मना करती है तो सुती
सॉन कुआन के साथ उसकी फोटो निकालकर दिखाती है, जिसे देखकर सुशी के होश उड़ जाते हैं। सुशी फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सूची फुर्ती से बच जाती है और फोटो को धमकी की तरह ऊपर उठाकर कहती है कि अगर उसने दादी का पता नहीं बताया तो वो ये फोटो नांच को दिखाकर उसका सच सबके सामने खोल देगी। मजबूर होकर सुशी हार मान लेती है और सुई को सब बता देती है। जवाब मिलते ही सुची कहती है कि वो अब जा रही है और वापस नहीं आएगी। ये सुनकर सुशी घबरा जाती है कि अब वो सब कैसे संभालेगी। उसी रात अपने होम ऑफिस में नांच अपने सेक्रेटरी से पूछता है, क्या सीसी से कोई अपडेट आया? सेक्रेटरी बताता है कि संपर्क किया गया है, लेकिन अभी जवाब नहीं आया। नांच कॉफी मंगवाता है। कुछ देर बाद मेड कॉफी लाती है तो वो पूछता है, सुई कहाँ है? मेड बताती है कि सुई ने नौकरी छोड़ दी है। वो सोचने लगता है, क्या वो यू के पास काम करने चली गई? उधर सूती अपनी दादी के साथ होती है और फ्यूयू के लगातार कॉल्स को नजरअंदाज कर रही होती है। आखिर वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। फिर जब नांच का कॉल आता है तो उसे भी बिना सोचे ब्लॉक कर देती है। नांच बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब सेक्रेटरी बताता है कि सीसी व्यस्त है और मरहम के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो नांच और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो फिर सूची को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। सेक्रेटरी हिचकिचाते हुए कहता है कि शायद उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। गुस्से में नांच अपना फोन मेज पर फेंक देता है। सेक्रेटरी समझ जाता है कि नांच सूची से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और सोचता है शायद मरहम उसी के लिए है। नांच उसे तुरंत बाहर जाने को कहता है और वो जल्दी से निकल जाता है। खिड़की से बाहर देखते हुए नांच खुद को समझाता है कि उसका दूर चले जाना ही बेहतर है और वो उसे अपने ऊपर असर नहीं करने दे सकता। वो ऑफिस से निकलकर मेड से सुई को बुलाने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि सुई अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए घर गई है। अगले दिन उसका मूड इतना खराब होता है कि ऑफिस के कर्मचारी भी नोटिस कर लेते हैं। एक कर्मचारी सेक्रेटरी से पूछता है, बॉस इतना गुस्से में क्यों है? और वो धीरे से कहता है कि वजह वो मेड है। काम के बाद खुद को भटकाने के लिए नान येपिन लान नाम की जगह चला जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी घर पर नहीं होती। वहां पहुंचकर वो अपनी भतीजी फू यिंग यांग को किसी से बात करते सुनता है कि उसका अंकल अच्छा है और उसे यहां से नहीं निकालेगा। हैरानी की बात यह होती है कि जिसके साथ वो बात कर रही होती है, वो सुई निकलती है। जैसे ही सूची कमरे से बाहर आती है, वो नान से टकरा जाती है और दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यिंग यांग भौं उठाकर पूछती है कि उसके अंकल यहां क्यों हैं और वो सूची की कमर क्यों पकड़े हुए हैं। सूची घबराकर धीरे से नान से कहती है, उसे छोड़ दे, और वो तुरंत हाथ हटा लेता। फिर वो यिंगयांग से सख्ती से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? यिंगयांग बताती है कि सूती को उसने खुद यहाँ रहने के लिए बुलाया है, लेकिन नान को यकीन नहीं होता और वो तुरंत सुई को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सूती जाने से इनकार कर देती है। वो उसका हाथ पकड़कर विनती करती है कि उसे थोड़ी देर और रहने दे। वो बताती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी बचत दादी के अस्पताल के बिल में खर्च कर दी है, और वादा करती है कि जैसे ही उसे नई जगह मिलेगी वो चली जाएगी। होटल वाली किस की याद आते ही नांच कुछ पल के लिए चुप होकर उसके होठों को देखता रहता है। फिर थोड़ी खामोशी के बाद कहता है कि वो रह सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसे रहने की नई जगह नहीं मिल जाती। राहत की सांस लेते हुए सुती मन ही मन सोचती है कि जब वो नरमी से बात करती है तो नाच को संभालना आसान हो जाता है। टकराव करने से ज्यादा असर शांत रहने में है। साफ दिख रहा था कि असली ड्रामा अब शुरू होने वाला है। तभी फुआन शेन को उसकी भतीजी बाहर निकाल देती है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। यिंग अचानक सुती को खींचकर सोफे पर बिठा देती है और उत्साह से कहती है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ बहुत खास है। सुती तुरंत शक करने लगती है, क्योंकि पिछली बार भी अच्छा कहकर उसने घटिया मैगजीन का ढेर दिखाया था। लेकिन यिंग यिंग कसम खाती है कि इस बार अलग है। फिर भी ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि वो गर्व से एक किताब निकालती है जिसे वो अपना रोस्टर कहती है, यानी हैंडसम लड़कों की स्क्रैप बुक, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर तक लिखे होते हैं। वो पन्ने पलटते हुए ऐसे समझाने लगती है जैसे किसी अजीब म्यूजियम की गाइड हो, और अलग अलग टाइप के लड़कों का परिचय देने लगती है।
तभी नान शांग वहां से गुजरते हुए उनकी बातें सुन लेता है और झांक कर देखता है कि दोनों कुछ संदिग्ध देख रही हैं। दोनों घबरा जाती हैं और तुरंत किताब बंद कर देती हैं। सूची जल्दी से बोल पड़ती है कि वो बस होमवर्क कर रही हैं। नान शांग शक भरी नजर से पूछता है, किताब क्या है? यिंग यांग अचानक आदर्श स्टूडेंट बनने का नाटक करती है और सारा दोष सूची पर डाल देती है। उधर असली किताब सूची के हाथ में होती है और वो अपनी तथाकथित दोस्त को अविश्वास से घूर रही होती है। नानशांग किताब लेकर उसे पलटता है और नाखुश होकर सूची को डांटता है कि वो उसकी मासूम भतीजी को बिगाड़ रही है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही। सूची मजबूरी में हल्की सी मुस्कान देकर कहती है कि अब वो पढ़ाई करेगी, लेकिन जैसे ही वो किताब उठाती है, एक बदनाम मैगजीन बाहर फिसलने लगती है। वो जल्दी से छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन नानशांग सब देख लेता है और गुस्से में पूछता है, क्या यही उसका होमवर्क है? आखिर सुती का सब्र टूट जाता है और वो पलटकर पूछती है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या हैंडसम लड़कों को देखना अब जुर्म हो गया है? क्या लड़की थोड़ा सा एक्साइट भी नहीं हो सकती? नान उसे चुप कराने की धमकी देता है तो यिंग यांग तुरंत उसके बचाव में बोलने लगती है, लेकिन सुची उसका मुंह ढक देती है और जल्दी से वादा करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। नांच लंबी शक भरी नजर डालकर आखिर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही यिंग यिंग शर्मिंदा चेहरा बनाकर मान लेती है कि उसने झूठ बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका अंकल उसके माता पिता को बता दे। सूची बाहें बांधकर कहती है कि उनकी दोस्ती की नाव तो पहले ही डूब चुकी है। उसे मनाने के लिए यिंग यांग तुरंत विषय बदलकर पूछती है कि उसे उसके अंकल कैसे लगते हैं, और शांति प्रस्ताव के तौर पर उसके एब्स की फोटो चोरी से लाने का वादा भी करती है। ये सुनते ही सूची डरकर कमरे से भाग जाती है, लेकिन यिंग यांग इसे संकेत समझ लेती है कि जरूर सूची को उसके अंकल पर क्रश है, और वो मिशन एब्स फोटो पर निकल पड़ती है। अगले दिन विला के पीछे बगीचे में सुई शांति से अपने पसंदीदा घोस्ट ऑर्किड्स की देखभाल कर रही होती है और सोचती है कि जब ये खिलेंगे तो वो खास खुशबू वाला मरहम बनाएगी जिससे यिंग यांग के माथे का जन्म निशान हल्का हो सके। तभी उसका फोन बजता है और अस्पताल से खबर मिलती है कि उसकी दादी को होश आ गया है। सुची भागकर अस्पताल पहुंचती है और दादी को कसकर गले लगा लेती है, जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। दादी तुरंत पूछती हैं, उसका जेड पेंडेंट कहाँ है? सुची बताती है कि वो सू परिवार के घर पर है। दादी गंभीर होकर कहती हैं कि उसे तुरंत वापस लाना होगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सुची सीधे सू हाउस पहुंचती है और पेंडेंट ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उसे पूरा यकीन होता है कि उसने वही रखा था, मतलब किसी ने जरूर लिया है। तभी सुई वहां आकर पूछती है कि वो वापस क्यों आई है। सूती बिना समय गवाए कहती है कि वो पेंडेंट लेने आई है और सीधा पूछती है, क्या उसने उसे लिया है? सूची कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सब बता देती है। सूती आगे बढ़कर आंखों में आंखें डालकर कहती है कि पेंडेंट वापस दे दे। सूची आंखें सिकोड़कर पूछती है कि उसे अचानक उस पेंडेंट की इतनी चिंता क्यों हो रही है, और कहती है कि उसके पास तो वो है ही नहीं। फिर उल्टा सवाल करती है, क्या उसके पास कोई सबूत है? सूची बहस करने में वक्त बर्बाद नहीं करती और सीधे सूहे के कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन सुई उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। सूची झटके से हाथ छुड़ाती है, जिससे सुई लड़खड़ाकर दीवार से टकरा जाती है और उसका चेहरा लग जाता है। ये देखकर सूती जोर से हंस पड़ती है, जबकि सूशी गुस्से से घूमती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। जैसे हालात पहले से खराब कम थे, तभी उसका फोन बजता है। कॉल फानशोंग की होती है। वो बताता है कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती हैं और ड्राइवर पहले ही उसे लेने निकल चुका है। सूती कुछ बोल भी नहीं पाती और वो फोन काट देता है। वो घबरा जाती है, क्योंकि वो इस हालत में उसकी माँ से मिलने नहीं जा सकती, जैसे अभी दीवार से लड़कर आई हो। इसलिए वो तुरंत सूची की तरफ मुड़कर कहती है कि उसकी जगह वो चली जाए। सूची साफ मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुयर सूशे बनकर नान शोंग के घर के बाहर उससे मिलती है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखकर तुरंत पूछता है, इतनी देर क्यों लगी? सूती घबराई आवाज में कहती है कि पहली बार उसकी मां से मिलने जा रही है, इसलिए तैयार होने में समय लग गया। वो उसे शक भरी नजर से देखता है। उसे कुछ अजीब लगता है
और वो कहता है कि आज उसने मेकअप नहीं किया। सुती झिझकते हुए पूछती है, क्या उसे करना चाहिए था? वो कहता है, जरूरत नहीं, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब वो तुरंत हाथ नहीं पकड़ती तो वो मुस्कुराकर कहता है कि उसकी माँ उस पर बच्चों के लिए दबाव डाल रही हैं, इसलिए उन्हें उसके सामने प्यार करने वाला जोड़ा बनकर रहना होगा। सुती मजबूरी में अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है और वो उसे अंदर ले जाता है। अंदर नानशोंग की माँ बड़बड़ा रही होती हैं कि उसका बेटा इतनी देर क्यों लगा रहा है, और किसी को दरवाजे पर नजर रखने को भी कहती हैं, ताकि वो फिर से भाग न जाए, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। तभी नानशोंग सुसी का हाथ पकड़कर अंदर आता है और उसकी माँ मुड़ते ही खुशी से चमक उठती हैं। अपनी होने वाली बहू को देखकर वो सुसी का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं और सुती विनम्रता से उन्हें माँ कहकर बुलाती है। फिर धीरे से झुककर जैसे कोई राज बताने वाली हो, नांज की माँ पास आकर फुसफुसाते हुए पूछती हैं, क्या उसी ने उसके बेटे की पहली रात छीन ली थी? वो कहती हैं कि उसका बेटा बिल्कुल अनुभवहीन है, और फिर आराम से पूछ लेती हैं, कैसा था? सुशी लगभग सांस अटकने से रह जाती है और चुपके से नांज की तरफ हैरानी से देखती है। किसी तरह खुद को संभाल कर वो कहती है कि उनसे मत पूछिए, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं। दोनों औरतें जोर से हंस पड़ती हैं, जैसे कोई मजेदार राज साझा कर रही हों, और नांज की मां खुश होकर उसे डिनर के लिए रुकने का निमंत्रण देती हैं। सूची मान जाती है और किचन में मदद करने की भी पेशकश करती है। बाद में किचन में सूची ऊंची शेल्फ से मसाला लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी पहुंच से थोड़ा दूर होता है। नांज चुपचाप उसके पीछे आकर ऊपर हाथ बढ़ाकर मसाला उतार देता है। वो धन्यवाद कहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसके करीब झुककर धीरे से पूछता है, क्या सच में उसे उस रात की कोई बात याद नहीं? ये सुनते ही उसके गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं और दिल जोर से धड़कने लगता है। वो उसे देखता है, हल्का सा भौं उठाकर सोचता है कि उसने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि वो कितनी क्यूट है। फिर चालाक मुस्कान के साथ कहता है कि वो उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सकता है। तभी नाचचंग की माँ किचन में मदद करने आती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे और सूची के बीच का जरूरत से ज्यादा करीब पल देखती हैं, तो वहीं रुक जाती हैं। हल्की सी आवाज निकालकर हाथ हिलाते हुए कहती हैं, मैं यहां कभी आई ही नहीं, और जल्दी से वापस बाहर चली जाती हैं। शर्म से लाल हुई सुती तुरंत नाचत को धक्का देकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। वो दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है, फिर भी वो रोक देता है। आखिरकार वो पानी उठाकर उसके चेहरे पर छिड़क देती है और तुरंत पूछती है कि फुयू उसे मैसेज क्यों कर रहा है। जल्दी से सोचते हुए सूची कहती है कि फुयू सूची को पसंद करता है और उसके बारे में लगातार पूछ रहा है। वो पूछती है, क्या उसे लगता है कि फुयू और सूती अच्छी जोड़ी बनेंगे? नानचच कहता है, उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फुयू बहुत सीधा है और सूती उसके लायक नहीं है। वो पूछती है, आखिर सूती ने ऐसा क्या किया कि वो उसे इतना नापसंद करता है? नानचच मुस्कुराकर उसका गाल पकड़ता है और कहता है, सूची हर जगह दिल लगा लेती है और फिर अचानक उसे किस कर लेता है। इस बार वो भी उसे वापस किस कर देती है और माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तभी वो अचानक पीछे हटकर हंसता है और कहता है, रुको, मैंने अभी नहाया नहीं है। वो उसे सूशु कहकर बुलाता है और उसकी मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि मनी मन सोचती है कि वो सूशु नहीं है। नानचच मना करता है, लेकिन वो हल्के किस और धीमी विनती से उसे मनाने की कोशिश करती है। वो उसे करीब खींचकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर उसे सच में याद नहीं कि उनके बीच क्या हुआ था, तो शायद उन्हें उसे फिर से दोहराना चाहिए। तभी चैप्टर खत्म होता है और नानचत शांग उस रात की सारी बातें बताने लगता है जो सूजी ने की थी। वो तुरंत उसका मुंह हाथ से बंद कर देती है और कहती है, बस करो। लेकिन वो उसकी हथेली पर ही किस कर देता है। वो घबराकर पीछे हट जाती है और सोचती है, आखिर उसे क्या हो गया है। कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे फिर से किस करने के लिए खींच लेता है। वो उसे धक्का देती है, तो वो नाराज होकर कहता है कि ये पत्नी होने की उसकी जिम्मेदारी है। तभी अचानक जोर की आवाज आती है, धड़ाम, और दोनों चौंक कर मुड़ते हैं तो देखते हैं उसकी मां कमरे के अंदर फर्श पर गिरी हुई है, क्योंकि वो चोरी छुपे सुनने की कोशिश कर रही थी। नानचत तुरंत कंबल खींचकर दोनों को ढक देता है और उसकी मां आंखें ढकने का नाटक करते हुए पीछे हटती हैं और माफी मांगते हुए कहती हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, सूती शर्म से लाल चेहरा लेकर भागकर बाथरूम में चली जाती है, जबकि नानशांग बिस्तर पर गिरकर झुंझलाहट में करहाता है। अगली सुबह सू परिवार के घर जाते वक्त कार में नांच कैजुअली पूछता है,
क्या उसने उसकी माँ को बताया कि वो अपने माता पिता से मिलने जा रही है? सूती सिर हिलाकर धन्यवाद देती है कि वो उसे छोड़ने आया। आधे घंटे बाद वो घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है, वो उसे रोककर पूछता है, क्या वो आज रात वापस उनके घर आएगी? वो पूछती है क्यों? तो वो धीरे से कहता है कि उनका अधूरा काम अभी बाकी है। ये सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो जल्दी से कार से उतरकर भाग जाती है। नांच तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन करके हार्ट ऑफ द एम्परर नेकलेस पर बोली लगाने का आदेश देता है। सेक्रेटरी हैरान रह जाता है क्योंकि वो नेकलेस करोड़ों का है और सोचता है आखिर सूजू ने ऐसा क्या किया कि बॉस इतना खुश है। वहीं दूसरी तरफ सूसी अपने जलते हुए चेहरे को हाथों से ठंडा करने की कोशिश करती है ताकि वो शर्म से पिघल ना जाए।